स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों आज से हम हमारे चैनल पे कुल एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी तक हमने हमारे चैनल में हिस्ट्री स्टार्ट नहीं की थी। हिस्ट्री का ये पहला लेक्चर रहेगा, ठीक है। और हिस्ट्री में हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो यूरोपीय कंपनियां थी है ना, इनका जब भारत में आगमन हुआ तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम यहाँ से अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, है ना। यदि हम थोड़ा सा इतिहास में दोस्तों जाए है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो प्राचीन काल से ही जो भारत के संबंध रहे हैं ना यूरोपीय कंट्रियों से या फिर अरब की यहाँ के कंट्रियों से, ठीक है, व्यापारिक मामलों में, तो प्राचीन काल से ही हमारे और यूरोप कंट्रियों के बीच में व्यापार होते रहे हैं ना। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पर लोथल वगैरह जो बंदरगाह थे, यहाँ से हमें जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, है ना। यहाँ पर जो सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता, तो प्राचीन काल से ही इनके बीच में व्यापार होते थे। इनके साक्ष्य में देखने को मिलते हैं, है ना, मोहरों के रूप में हुआ, जो भी उस टाइम पे कॉइन वगैरह चलते थे उसके फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे व्यापार होते रहे हैं यूरोपीय कंट्री से या फिर यहाँ पर जो अफ्रीकन कंट्री वगैरह से, है ना। तो देखते हैं कि क्यों यूरोपीय कंपनियों का बड़ी मात्रा में भारत में आगमन हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, सारी चीजों को हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। तो थोड़ा कुछ मैं पहले आपको मार्ग समझा देता हूँ कि जो भारत के व्यापार होते थे यूरोपीय कंट्री से कैसे होते थे ना। तो देखिए दो मार्ग होते थे। पहला मार्ग था यहाँ पर आप देखेंगे भारत है, पाकिस्तान है, फिर यहाँ पर अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान के बाद भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, है ना। और यहाँ पर तुर्की एक देश है, तुर्की है। और फिर यहाँ पर एक सागर है, काला सागर है। आप मैं वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर काला सागर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर भूमध्य सागर यहाँ पर। और यहाँ पर एक छोटा सा सागर है, मरमरा सागर, है ना, मरमरा सागर। तो मरमरा सागर और काला सागर, ठीक है, इसके बीच में एक छोटा सा जल निकाय है, ठीक है, जो कि तुर्की और यूरोपीय कंट्रियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बास्पोरस की जल संधि, बास्पोरस जल संधि, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद यह है कि जो पहला मार्ग था हमारा, है ना, फर्स्ट मार्ग था, वो कैसा था। सबसे पहले भारत के बाद पाकिस्तान, है ना, भारत पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान के बाद ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है। सीरिया वगैरह भी यहीं पर पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर टर्की हो गया, है ना, और टर्की के बाद यूरोप हो गया। तो ये हमारा पहला व्यापारिक मार्ग होता था भारत का यूरोप से, जो भी प्राचीन काल से व्यापार होता था ना। यहाँ से भारत हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया, फिर ईरान हो गया, यहाँ पे तुर्की हो गया। तुर्की के बाद यहाँ पर एक जल निकाय या फिर जल संधि है, बास्पोरस की जल संधि, जो कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। यहाँ पर भूमध्य सागर है। तो ये पहला मार्ग होता था, ये मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ये पहला मार्ग, इसको आप स्थलीय मार्ग भी बोल सकते हैं। कौन सा मार्ग? स्थलीय मार्ग, ठीक है। तो यहाँ से व्यापार होता था भारत और यूरोप के बीच में, है ना। सेकंड मार्ग कौन सा था? दूसरे मार्ग की यदि हम बात करें तो दूसरा मार्ग यदि आप देखें तो एक तो यहाँ पर अरब सागर है ना, यहाँ पर फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। और यहाँ पर आप ये वाले जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये कोई अरब कंट्रीज है ना, सऊदी अरब वगैरह है इसमें, है ना। तो ये अरब खाड़ी देश या फिर अरब कंट्रीज इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा मार्ग ये था, एक तो यहाँ पर फारस की खाड़ी से या फिर समुद्री मार्ग होते हुए अरब कंट्री गए, अरब कंट्री के बाद फिर यहाँ पर भूमध्य सागर, फिर भूमध्य सागर होते हुए यहाँ पर यूरोप हम पहुंच जाते थे। तो इस प्रकार से दूसरा मार्ग क्या था? आप अरब सागर बोल सकते हैं। फिर अरब सागर में तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए फिर यहाँ पे अरब देश आए, अरब देश से भूमध्य सागर होते हुए यूरोपीय कंट्री। आप मैप में देख सकते हैं दोनों मार्ग थे, है ना। तो इस प्रकार से आप अरब सागर लिख सकते हैं, है ना, फारस की खाड़ी, फिर अरब कंट्रीज, अरब देश गए, है ना। फिर यहाँ पर भूमध्य सागर होते हुए फिर यूरोप।
तो ये मुख्यतः दो मार्ग होते थे भारत और यूरोप के बीच जो भी व्यापार होते थे प्राचीन समय में, है ना। बात समझ में आ गई, दोनों मार्ग समझ में आ गए। पहला पूरा स्थलीय मार्ग था, भारत पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान, है ना, टर्की होते हुए और हम यहाँ पहुंच जाते थे यूरोप। दूसरा था अरब सागर, आप देख रहे हैं यहाँ पे फारस की खाड़ी है, अरब कंट्रीज है, फिर भूमध्य सागर और फिर यहाँ पर इटली वगैरह जो भी देश है, यूनान वगैरह, यहाँ पर माल पहुंच जाता था। ठीक है, तो ये दो मार्ग थे। अब हम चर्चा करेंगे आखिर क्या ऐसी स्थिति बनी, ठीक है, कि यहाँ पे जो बहुत सारे देश थे, है ना, उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज करना स्टार्ट कर दिया ना। ये दो मार्ग तो थे, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको नए मार्गों की खोज करनी पड़ी। तो इसी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने चर्चा कर ली, ये दो मार्ग होते थे भारत और यूरोप के बीच में, जिससे व्यापार होता था। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अब थोड़ा हम यूरोप की स्थिति समझते हैं कि उस टाइम पे क्या था। देखिए, अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अफ्रीका को, है ना, बाद में इसको समझने में काम आएगा। देखिए, ये यूरोप वाला भाग है ना, यहाँ पे मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। ठीक है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं यूरोप है ना, ये टर्की वाला ये पूरा हिस्सा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य होता था, ठीक है, रोमन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य होता था? रोमन साम्राज्य। ठीक है, ये जो आप ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े हिस्से में आप वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य होता था, है ना। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, रोमन साम्राज्य का दो भागों में विभाजन हो गया, है ना, बीच से टूट गया ये। एक हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसी को मैं कर देता हूँ पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है, और एक हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यूरोप के बहुत बड़े भूभाग में एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, रोमन साम्राज्य। ठीक है, आगे चलकर इसका दो भागों में विभाजन होगा, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य कौन सा हिस्सा था? ये जो तुर्की वर्तमान में है ना, तुर्की वाला हिस्सा इसमें आ जाता था, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ठीक है, और ये तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? रोम, है ना, जो कि वर्तमान में इटली की राजधानी है। और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, है ना, तुर्की या फिर टर्की वाला, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। बात समझ में आ रही है? कुस्तुनतुनिया, या फिर इसको बोलते थे कैंस्टेंटिनोपल। ठीक है, कैंस्टेंटिनोपल या फिर कुस्तुनतुनिया राजधानी थी किसकी? पूर्वी रोमन साम्राज्य की। इसका एक और नाम था बैजेंटीय साम्राज्य। इसका एक और नाम था बैजेंटीय साम्राज्य। इसका एक और नाम हुआ करता था बैजेंटीय साम्राज्य। बात समझ में आ गई? एक बार मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? हमने मार्ग देख लिए कि भारत के जो यूरोप के साथ व्यापार होता था कौन दो मार्ग से होता था, ना, दोनों मार्ग हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने यूरोप की थोड़ा कहानी समझी कि कौन सा यहाँ पर साम्राज्य था। तो मैंने आपको बताया एक बहुत विशाल साम्राज्य होता था, रोमन साम्राज्य, है ना, रोमन साम्राज्य होता था यूरोप और तुर्की वाले पार्ट में। आगे चलकर ये, है ना, 15वीं शताब्दी आप बोल सकते हैं। ठीक है, 15वीं शताब्दी के आसपास इसका विभाजन हो गया, है ना, दो भागों में। एक पूर्वी रोमन साम्राज्य था, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य था। जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था तुर्की वाले हिस्से में था। इसकी राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया फिर कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे बैजेंटीय साम्राज्य भी बोलते थे। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य था जिसकी राजधानी थी रोम। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था ये वाला, है ना, सॉरी, पूर्वी रोमन साम्राज्य था, यहाँ पर एक नए राज्य का उदय हुआ। ठीक है, कौन सा राज्य था वो? ठीक है, यहाँ पर नए राज्य का उदय हुआ उस्मानिया साम्राज्य। ठीक है, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया, यहाँ पर एक नए राज्य का उदय हुआ उस्मानिया साम्राज्य का। और इस साम्राज्य का बहुत तीव्र गति से यहाँ पर उदय हुआ तुर्की वाले पार्ट में पूर्वी रोमन साम्राज्य था, जो ये वाला था। ठीक है, और इसने पूरे साम्राज्य पर, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, इस पर कब्जा कर लिया। और इसकी जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, है ना, इस पर भी उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, ठीक है,
इस पर किसका कब्जा हो गया? उस्मानिया साम्राज्य का कब्जा हो गया है ना, इसने इसकी राजधानी पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है, इसको हरा दिया, मतलब इस राज्य को जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था इसको इसने जीत लिया है ना। अब क्या हुआ, जब इसको जीत लिया तो बड़ी मात्रा में देखिए जो कुस्तुनतुनिया था ये एक धार्मिक केंद्र भी हुआ करता था उस टाइम पे ना, धार्मिक राजधानी भी हुआ करती थी। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान वगैरह, दार्शनिक वगैरह रहते थे। तो जब उस्मानिया साम्राज्य ने इसको जीता तो बड़ी मात्रा में जो दार्शनिक या फिर विद्वान थे, ठीक है, वो यहाँ से भागकर कहाँ आ गए? पश्चिमी रोमन साम्राज्य में, और इटली वगैरह जो देश थे, ठीक है, रोम वगैरह था, यहाँ पर आकर के बस गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इतनी कहानी आपको क्लियर है ना, इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, कहानी की फॉर्म में अच्छे से समझा है, ठीक है। अब देखिए जब उस्मानिया साम्राज्य का पूर्वी रोमन साम्राज्य में ये वाला जो हिस्सा है ना, टर्की वाला, यहाँ पर कब्जा हो गया, तो यहाँ पे हमने देखा था ये पूरा एक पहला मार्ग था, है ना, भारत से व्यापार का। तो इसने यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया है ना, जो भी यहाँ से व्यापार होता था इस मार्ग से, और इस मार्ग को पूर्णतः कंट्रोल करने लगा अपने, क्योंकि यहाँ पूरा उसका यहाँ पर राज हो गया था, है ना, तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया इस रास्ते पर, बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह वसूलने लगा। जब एक रास्ता ब्लॉक हो गया है ना, पूरी तरह से यहाँ पर टैक्स वसूलने लगा, यहाँ से व्यापार बहुत कम हो गया, ठीक है। जब दूसरे जो ये दूसरा रास्ता था, है ना, अरब कंट्री वाला, ठीक है, तो जब एक रास्ता बंद हो गया, दूसरे अपने आप इस वाले रास्ते में अपनी मनमानी करने लगे। इस प्रकार से दूसरा वाला रास्ते से भी व्यापार कम हो गया और यहाँ से भी टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा वसूला जाने लगा, है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों रास्तों से जो भारत का व्यापार हो रहा था यूरोपीय कंट्रियों से, वो व्यापार धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम होने लगा, ठीक है, इनकी मनमानी के चलते, है ना। तो यही कारण थे कि जो यहाँ पर उस टाइम नए नए राज्यों का उदय हुआ, उन्होंने नए समुद्री रास्तों को खोजने की बहुत ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी कि रोमन साम्राज्य था, आगे चलकर उसका दो भागों में विभाजन हुआ, ठीक है। फिर जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, ठीक है, वहां पर एक उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ, उसने उसको जीत लिया, है ना, और इस रास्ते को पूर्णतः कंट्रोल कर लिया, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर हो गई आपको। अब देखिए जब मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से बड़ी मात्रा में जो दार्शनिक थे, है ना, बड़ी मात्रा में दार्शनिक कहाँ आए? पश्चिमी रोमन साम्राज्य में, और इटली वगैरह के जो यहाँ पे देश थे, इटली वगैरह, यहाँ पर आकर के जो भी विद्वान थे, है ना, जब विद्वान या फिर दार्शनिक थे, जब यहाँ उस्मानिया साम्राज्य फिर, या फिर हम बोले पूर्वी रोमन साम्राज्य से भाग करके पश्चिमी रोमन साम्राज्य में और इटली वगैरह में बस गए, और जब ये अपने साथ आए थे तो अपने साथ जो बहुत सारी धार्मिक बुक्स वगैरह लेकर आए, है ना, और उनकी प्रिंटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, है ना, जो भी अपने साथ ही धार्मिक बुक वगैरह लाए थे, तो उनकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई, और जब इनकी प्रिंटिंग हुई तो और भी लोगों तक ये बुक पहुंची, और लोगों ने इन बुकों को पढ़ना स्टार्ट किया। जब लोगों ने इन बुकों को पढ़ना स्टार्ट हुआ तो लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप हुई, है ना, तार्किक सोच डेवलप हुई, है ना, और लोग थोड़ी जागरूक होने लगे, ठीक है, जागरूक होने लगे। यही समय था जब हम पढ़ते हैं पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का समय हम पढ़ते हैं कि जो यूरोप का पुनर्जागरण हम पढ़ते हैं कि इटली के फ्लोरेंस नगर से होता, पढ़ते हैं ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण देखने को मिलता है ना। तो उसके कहीं ना कहीं कारण यही थे कि जो भी दार्शनिक आए थे पूर्वी रोमन साम्राज्य वाले, है ना, इटली में आकर के बस गए, उन्होंने अपने साथ धार्मिक बुक्स लाई थी, उनकी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप हुई, है ना, और लोग नए तरीके से सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, नई नई खोजें करने लगे, है ना, जहाज बनने लगे, मैपिंग का विकास होने लगा, नई नई फैक्ट्री लगने लगी, यही वो पुनर्जागरण का दौर था, है ना। और जब ये पुनर्जागरण का एक पूरे यूरोप में दौर आया पुनर्जागरण का, ठीक है, तो यहाँ पे और भी जो नए नए साम्राज्यों का उदय हो रहा था, उन्होंने नए नए रास्तों की खोज करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये रास्ते तो ब्लॉक हो ही रहे थे, है ना। तो उन्होंने नई नई, खासतौर पर दो देश थे, एक थे स्पेन ना, और एक था पुर्तगाल, ठीक। यहाँ के जो राजा होते थे वो भी बहुत ज्यादा लोगों को बोलते थे कि आप जाइए खोज कीजिए नए नए रास्तों की, है ना, समुद्री रास्तों की खोज कीजिए। तो यही वो दौर था जब बड़ी मात्रा में भारत की खोज के लिए और भी नई नई खोजों के लिए राजाओं ने प्रोत्साहित किया, और भी वहाँ के लोगों को, है ना। तो हम देखेंगे कि भारत की खोज कैसे हुई, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम चर्चा करते हैं कि भारत का जो समुद्री मार्ग था इसकी खोज कैसे हुई, है ना, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा जो पुराने रोमन साम्राज्य का बताया है ना, इस प्रकार से ये ब्लॉक हुए, दो जो रास्ते हुआ करते थे।
ठीक है, देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, और यहाँ पर नए नए राज्यों का उस टाइम पर उदय हुआ था। खासतौर पर दो राज्य है, एक है पुर्तगाल, एक पुर्तगाल होता था और एक होता था स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन ये दो राज्य हुए। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन, जो पुर्तगाल और स्पेन के राजा थे ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे नई नई समुद्री खोजों में, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर एक देश है पुर्तगाल, है ना, आप देखेंगे यहाँ कहीं पर है। तो पुर्तगाल सॉरी स्पेन, यहाँ पर एक देश है स्पेन। तो स्पेन के राजा ने अपना एक वास्को डी गामा नहीं, कोलंबस को भेजा, है ना, कोलंबस को भेजा था भारत की खोज के लिए। लेकिन कोलंबस यहाँ पर न जाकर क्या हुआ, वो अटलांटिक महासागर के पास पार करके कहाँ पहुंच गया, अमेरिका या फिर यहाँ पे जो कैरेबियन द्वीप समूह है यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस कब भेजा था इसे, 1492 के टाइम पे भेजा था। ठीक है, तो स्पेन के राजा ने कोलंबस को भेजा था भारत की खोज के लिए, लेकिन ये गलती से कहाँ पर पहुंच गया, अटलांटिक महासागर को पार करके अमेरिका की खोज कर ली इसने, कैरेबियन द्वीप समूह की खोज कर ली, है ना। फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक देश है ना, पुर्तगाल आप देखेंगे यहीं पर पुर्तगाल एक देश। ठीक है, तो इनके एक राजा थे प्रिंस हेनरी, ठीक है, इन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है, द नेविगेटर। ठीक है, इनका बहुत इंटरेस्ट था समुद्री खोजों में, है ना, नई नई जहाजों में और इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट था पुर्तगाल के जो राजा थे प्रिंस हेनरी। तो उन्होंने क्या किया था कि भारत की खोज के लिए, फिर जो पूर्वी देश थे उनकी खोज के लिए पूरा एक मैप तैयार करवाया था, है ना। मैप तैयार कैसे करवाया, देखिए, याद रखना, प्रिंस हेनरी पुर्तगाल के राजा थे, द नेविगेटर कहा जाता था, ये सारे पॉइंट आ जाते हैं, है ना, आप नोट कर लीजिएगा। इन्होंने सबसे पहले जो अफ्रीका महाद्वीप था इसका इस प्रकार से लोगों को भेज कर इस प्रकार से ना एक मैप बनवाया इस प्रकार से, और एक जब पूरा एक मैप बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर एक द्वीप है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप आपने सुना होगा, है ना, जो वास्को डी गामा आया था भारत में, तो इसी द्वीप से होकर के आया, है ना। तो ये पुर्तगाल के राजा ने पूरा एक मैप बनाया था अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, तो यहाँ तक तो वो आ गया था। यहाँ तक जो सबसे पहले पहुंचा था उसको बोलते हैं बार्थोलुमोडियास, ठीक है, बार्थोलुमोडियास एक समुद्री यात्री था, ठीक है, पुर्तगाल का, जो कि यहाँ तक पहुंचा था पहली बार, द केप ऑफ गुड होप तक, है ना, यहाँ तक आया था। तो यहाँ तक का उसके पास तो मैप था राजा के पास, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का मैप नहीं था। ठीक है, तो फिर ये जो बार्थोलुमोडियास था, ठीक है, यहाँ तक आकर के अफ्रीका महाद्वीप का जो ये द्वीप था यहाँ तक आकर के वापस रिटर्न हो गया था इस प्रकार से, है ना। फिर 1497 के टाइम पे, सॉरी 1497 के टाइम पे, ठीक है, जो 1497 के टाइम पे वास्को डी गामा था, तो पुर्तगाल से वास्को डी गामा चला, है ना, केप ऑफ गुड होप तक आया। ठीक है, फिर यहाँ से आने के बाद वो आगे चलना प्रारंभ किया और इस प्रकार से वो भारत पहुंचा, है ना। भारत में भी कहाँ पहुंचा था, कालीकट, है ना। भारत में कालीकट, जो वर्तमान में कोझिकोड जिसे हम बोलते हैं, कोझिकोड, है ना, वर्तमान में कोझिकोड बोलते हैं, वो पहले कालीकट था। तो जो वास्को डी गामा था, ठीक है, इस प्रकार से द केप ऑफ गुड होप से होकर के कहाँ पर पहुंचा, कालीकट, भारत की कालीकट बंदरगाह पहुंचा। उस टाइम यहाँ पर जो राजा था जेमोरिन, ठीक है, जेमोरिन ने उसका स्वागत किया, है ना। स्वागत क्यों किया था, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पर उस टाइम पे राजा महाराजा होते थे, ठीक है, जो भी यहाँ पे विदेशी व्यापारी होते थे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देते थे। ठीक है, तो कोई भी यदि विदेशी व्यापारी आता था तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया जाता था, है ना। तो इसका बहुत ज्यादा जेमोरिन ने बढ़िया से स्वागत किया था। ठीक है, 1497 में यहाँ से चला था और लगभग 10 महीने की यात्रा के बाद 1498 में, है ना, 1498 में कालीकट बंदरगाह, जो कि वर्तमान में कोझिकोड है ना, मालाबार वाला जो हिस्सा है,
तो यहाँ पर ये पहुंचा था और वहाँ का जो राजा था जेमोरिन, इसने वहाँ का बहुत ज़्यादा स्वागत सत्कार किया था। तो जो ये वास्को डी गामा था करीब 2 से 3 महीने यहाँ पर रुका था, ठीक है, 2 से 3 माह रुका। और जब 2-3 माह रुका तो बड़ी मात्रा में जड़ी बूटी हो गई, मसाले हो गए, ठीक है। यहाँ से लेकर के ये वापस कहाँ लौटा, अपने देश पुर्तगाल लौटा। और जब ये पुर्तगाल लौटा, ठीक है, तो सारा खर्चा निकाल करके लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना, सोचिए, सारा कुछ खर्चा निकाल करके जब ये वापस पुर्तगाल अपने देश गया, यूरोप गया, तो 60 गुना मुनाफा कमाया था मसालों से, और जो भी जड़ी बूटियां वगैरह अपने साथ लेकर के गया था, है ना। तो इस प्रकार से पहली बार यूरोप से समुद्री मार्ग के थ्रू पहली बार भारत की खोज हुई, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि समुद्री खोज, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की, है ना। खोज की थी, मतलब ये नहीं है कि खोज की थी, भारत तो पहले से ही था, एक समुद्री मार्ग की खोज की थी, क्योंकि इससे पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी यूरोप से समुद्री मार्ग के थ्रू, है ना। पहली बार वास्को डी गामा ही भारत पहुंचा था समुद्री मार्ग के थ्रू, इसलिए बोला जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत की खोज हुई। अब देखिए कारण क्या थे, भारत की इतनी ज्यादा डिमांड थी अपने पूर्वी देशों की, तो जो एशियाई देश थे उनकी, ठीक है। यहाँ पर भारत की जो डिमांड थी वो थी मसाले, है ना। मसाले क्यों? देखिए जो यूरोप वासी है ना, तो मतलब काफी ठंडा रहता है, तो इनको मसालों की जरूरत किस लिए होती है? एक तो अल्कोहल के लिए, है ना, अल्कोहल को प्रिजर्व करने के लिए मसालों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड, इसके अलावा जड़ी बूटियां वगैरह हो गई, तो उसके लिए इन सब चीजों के लिए भारत की डिमांड बहुत ज्यादा थी। यहाँ से मसाले हो गए, जड़ी बूटियां हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सपोर्ट होती थी, है ना। तो इस कारण भारत की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो आशा करता हूँ आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार से यहाँ पे 2 मार्ग होते थे, फिर धीरे धीरे वो ब्लॉक हो गए, उनसे व्यापार बहुत ज्यादा कम हो गया, है ना। फिर यहाँ पर यूरोप में एक पुनर्जागरण का दौर आया, जब दौर आया तो नए नए राज्यों का उदय हुआ, नए नए राज्यों ने समुद्री खोजों को की ओर ज्यादा ध्यान दिया। इस प्रकार से स्पेन खास तौर पर और पुर्तगाल जैसे देश के जो राजाओं थे, उन्होंने काफी लोगों को भेजा समुद्री खोज के लिए, और इस प्रकार से पूरा पुर्तगाल के राज्य ने एक मैप तैयार कराया अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका, और फिर धीरे धीरे वो भारत की ओर पहुंचा। इस प्रकार से भारत की खोज हुई समुद्री मार्ग के थ्रू, है ना। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, देखिए जब ये जो यहाँ पे क्या हुआ था, जो यहाँ पे व्यापार होता था इंडो मार्गों से, है ना, तो यहाँ पे जो मुख्यतः व्यापार होता था यूरोप में, है ना। अरब कंट्रीज के लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो इटली वगैरह के देश थे, है ना, इटली हो गया, है ना, इटली हो गया, और एक दो और देश थे यहाँ पर स्पेन वगैरह, है ना। तो इनका एकाधिकार था यहाँ के व्यापारी, जो भी अरब व्यापारी होते थे इटली वालों को पूरा माल बेच देते थे, है ना, और ये फिर इटली वाले पूरे यूरोप में इसको सप्लाई करते थे और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते थे, है ना, बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे। इस प्रकार से एक प्रकार से देखा जाए तो एकाधिकार हो गया था इटली वालों का यहाँ से जो भी व्यापार होता था। तो दूसरे देश जब नए नए राज्यों का उदय होता था तो वो भी ये सोच रहे थे कि हम भी मुनाफा कमाएं, तो एक रीजन ये भी था नए नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए, है ना। तो ये सारे बहुत सारे कारण थे। उस टाइम पुनर्जागरण हो गया, मार्गों का प्रतिबंधित हो जाना हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे इसके पीछे कारण थे कि समुद्री मार्ग की खोज हुई और भारत तक वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए जो वास्को डी गामा था, ठीक है, 1502 के टाइम पे पुनः आया, है ना। सबसे पहले तो कब आया था? 1498 के टाइम पे आया था, है ना। उसके बाद फिर 1500, यदि हम देखें तो 1502 के टाइम पे पुनः आया था, ठीक है। 1502 में पुनः आया था ये, और उसकी मृत्यु भी यहीं पर हुई थी। वो जब दूसरी बार जब ये वास्को डी गामा यहाँ पर आया था तो पूरे तामझाम के साथ आया था, अपने साथ तोपें लाया था, है ना, गन वगैरह लाया था। उनका कहना था कि ये जो पूरा समुद्री मार्ग था भारत का, है ना, इस पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो लगभग 150 वर्षों तक इन्होंने समुद्री मार्ग को अपने कंट्रोल में रखा, है ना, और व्यापार का लगभग एकाधिकार था इनका, पूरे समुद्री मार्ग को इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 के टाइम पे आया था, फिर 1502 में यहाँ पे आया था, यहीं पर इसकी मृत्यु वगैरह भी हो गई थी, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है ना। आज हमने देखा कि क्यों आखिर कैसे समुद्री मार्ग की खोज हुई, भारत को लेकर के समुद्री मार्ग की खोज किस प्रकार से हुई, और यूरोपी पहली बार भारत कैसे आए। आगे हम एक एक कर और बात करेंगे कि पहले जैसे पुर्तगालियों ने यहाँ पर क्या किया, फिर डच आए, डेनिश आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, किस प्रकार से भारत आए और उन्होंने क्या क्या यहाँ पे काम किए। तो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहने के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।